अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं यूबी। नाज़रीन, इनकम टैक्स गोशवारों की तारीख में तोसी के हवाले से 100% इम्कानात नज़र आ रहे थे, क्योंकि कोरोना फेज़ 2 की वजह से लोगों को दरपेश मसाइल का सामना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या वजूहात थी? दूसरी तरफ तामीराती शोबे के लिए दी गई मिनिस्ट्री की भी रजिस्ट्रेशन में 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। तोसी होगी या नहीं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं ख्वाजा रियाज हुसैन साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स एडवाइज़र एसोसिएशन के, साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। ख्वाजा साहब, इस बार इनकम टैक्स गोशवारों की तारीख में तोसी नहीं की गई, क्या वजूहात हैं? दूसरा, तामीराती शोबे के लिए जो मिनिस्ट्री दी गई है उसकी भी 31 दिसंबर तारीख आ रही है, आप बाद नज़र में क्या देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अयूबी साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं इसमें ये अर्ज़ करूँगा कि आपने दो सवालात मुझे पुट किए हैं। एक तो 100D सेक्शन जो तामीरात शोबे के हवाले से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्कीम जारी की थी फॉर द प्रमोशन ऑफ बिज़नेस, जिसमें वो कहते हैं कि अलाइड इंडस्ट्री जो है वो 55 अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे बिज़नेस प्रमोट होगा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हमें फ़ायदा होगा। एक तो 31 दिसंबर को इसकी डेट एक्सपायर हो रही है, तो क्या इसके लिए जो एक डेडलाइन दी गई थी कि 31 दिसंबर तक जो है लोग इसमें रजिस्टर्ड हों और इसकी बेनिफिट्स अवेल करें, तो क्या 31 दिसंबर के बाद भी इसकी डेट बढ़ने के चांसेस हैं? यस, यकीनन इसके चांसेस हैं। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जो मराहत दी गई हैं, जो जिसको एमनेस्टी भी हम कह सकते हैं, और एमनेस्टी से ज़्यादा उसको अच्छा है कि हम इंसेंटिव्स बोलें। वो एमनेस्टी नहीं है बल्कि इंसेंटिव्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर्ड और सुपरवाइज्ड किस्म की स्कीम है, जिसमें एक ट्रूली बेनिफिट जो है वो एट लार्ज लोगों को हासिल होगा। और उसके जो समरात हैं यकीनन 2-3 सालों के बाद आने के चांसेस हैं। जब ये प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी, ज़मीनें डेवलप हो जाएंगी, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज़ और इदारे जो हैं इन्वॉल्व हैं। आम टैक्स पेयर भी इसमें शामिल हैं, ख़ास तौर पे जो रिच लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसके बेनिफिट जो हैं वो यकीनी तौर पे आम पब्लिक पे उस वक्त पहुँचेंगे जब ये प्रॉपर्टीज़ कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी या प्लॉट्स जो ये डेवलप हो जाएंगे। तो इसके बेनिफिट जो 30 सितंबर 2022 की एक डेट रखी गई है, तो इंशाल्लाह ताला उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। स्कीम का रिस्पॉन्स माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है और गवर्नमेंट को इसकी डेट यकीनी तौर पे बढ़ा देनी चाहिए, और बढ़ेगी भी। नज़र आ रहा है कि रिस्पॉन्स और इसके अंदर जो कुछ सुर्ख फीते वाली कार्रवाइयाँ हैं, अप्रूवल्स वगैरह हैं, या उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, उनको अडाप्ट करते हुए, क्योंकि सिर्फ इसमें FBR इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बहुत सारे महकमे इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं। तो ये इनएविटेबल है कि जो स्कीम है, जो कि पहले हमारे प्रेसिडेंट साहब के एक ऑर्डिनेंस के तहत जारी की गई, बस में इसमें सेक्शन 100D और एक शेड्यूल इसमें बाकायदा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में शामिल किया गया। तो ये डेट जो है 31 दिसंबर से 30 जून 2021 तक होना तो इनएविटेबल है। उससे आगे जाएगी कि नहीं वो बाद में बात करेंगे हम। जहाँ तक इस साल की टैक्स रिटर्न्स का इशू है, टैक्स रिटर्न्स की डेट बढ़ने की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी कि टैक्स रिटर्न्स फाइल होने की डेट। जितने अरसे से पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न्स फाइल हो रही हैं, उन तमाम सालों में आपने देखा होगा कि टैक्स की डेट्स भी बढ़ती रही हैं। चाहे वो पुराना एक्ट था, फिर 1979 का ऑर्डिनेंस था जो ज़िया साहब के सिग्नेचर से जारी हुआ, या फिर वो मुशर्रफ साहब का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हो। जब भी टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का पीरियड आया तो डेट एक्सपायर होने के बाद, ड्यू डेट गुजरने के बाद, उसमें वक्तन फ़वक्तन एक्सटेंशंस होती रहीं। तो ये कोई यूनिक या नई चीज़ नहीं है। हुआ ये है कि ये गौर करें कि इसमें जो डेट बढ़ती क्यों है, और ये डेट 30 सितंबर या कुछ केसेस में 31 अगस्त है, तो क्या क्लोजिंग पीरियड के बाद ये डेटें मुनासिब हैं कि इन डेटों पे टैक्स रिटर्न्स जमा हो जाएं ताकि डेट एक्सटेंड ना करनी पड़े, और क्या ये डेटें बिल्कुल एक गैर हकीकी डेटें हैं और इनको शुरू से ही कुछ इस तरह से मामला तय करना चाहिए कि मुख्तलिफ फेजेस में मुख्तलिफ लोगों की टैक्स रिटर्न जो हैं वो आएँ, और ये जो एक कदगन लगाई गई है कि जी 30 सितंबर या 31 अगस्त हो, और उसके बाद फिर ये दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, और कई सालों में तो ये
पिछले साल की टैक्स रिटर्न अगले साल की टैक्स रिटर्नों के साथ मिला के जमा हुई हैं, ये भी हिस्ट्री में मौजूद है। एक्चुअली टैक्स रिटर्न्स और ये विजिट करना चाहिए कि आपको टैक्स रिटर्न्स की ऐसी एक वर्केबल, एक ऐसी फ्लेक्सिबल डेट होनी चाहिए जिसमें वाकईतन जो टारगेट्स हैं रिटर्न्स के वो कंप्लीट हो जाएं। उसके लिए प्रोफेशनल्स का स्टेक होल्डर 3 ही हैं इसमें, एक टैक्स गुजार हैं, एक टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि एक्चुअली टैक्स रिटर्न्स तैयार करती हैं, और इनकी एक वास्ट मेजॉरिटी है जो जिसमें लॉयर्स भी हैं, ITPs भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपनी रिटर्न्स खुद भी बनाती है और उनके अकाउंटेंट्स जो कंपनीज़ के या मुख्तलिफ मुलाजिम हैं, अकाउंटेंट्स हैं लोगों के ज़ाती, तो वो टैक्स रिटर्न्स अपने तौर पे कोशिश करके बनाते हैं। तो तीसरा जो इसमें इदारा है वो FBR खुद है जो कि टैक्स रिटर्न्स वसूल करता है। इन 3 स्टेक होल्डर्स का टैक्स रिटर्न्स के हवाले से कोई लाहा अमल ऑर्डिनेंस में ना तो मौजूद है और ना ही उनकी कोई इसके ऊपर कोई बाकायदा से सिटिंग्स या कोई बाकायदा से सेमिनार्स होते हैं, ना इसके ऊपर कोई उनका कोई ऐसा क्लोज एक रिलेशन बना हुआ है जिससे ये तय हो कि कोई टैक्स रिटर्न्स किस साल की, इसमें कितना वर्कलोड पड़ेगा, कितने इसमें टाइम लगेगा और कैसी क्या डेट्स होनी चाहिए कि ये टैक्स रिटर्न्स आए। तो ये एक बात है कि हर साल टैक्स रिटर्न जब तैयार की जानी चाहिए होंगी तो उसके लिए टैक्स रिटर्न्स की फाइलिंग के लिए बाकायदा से तीनों स्टेक होल्डर्स, टैक्स फाइलर्स, टैक्स पेयर्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स और बोर्ड के दरमियान इसके ऊपर बाकायदा से कंसेंसस होना चाहिए ताकि ये जो हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन आ सके। बाज़ लोग ये कहते हैं कि डेट बढ़ानी ज़रूरी है, बाज़ कहते हैं क्यों बढ़ाएं, तो ये तय करना ज़रूरी है कि डेट बढ़े या नहीं बढ़े। डेट पहले ही ऐसी होनी चाहिए जिसमें कहें कि जी डेट विद इन टाइम रिटर्न्स आ गई, वो चाहे दिसंबर है, चाहे अगले साल की मार्च है, चाहे 30 सितंबर है, तो आपको पहले से जो कवानीन आपने बनाए हैं उसके मुताबिक वर्कलोड कितना बनेगा, कितना टाइम चाहिए, पेपर्स की कलेक्शन में, मुख्तलिफ महकमों से सर्टिफिकेट्स की कलेक्शन में कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ तय करने वाली। टैक्स रिटर्न्स नॉर्मली 30 सितंबर को सबमिट करने के लिए आम केसेस के लिए डेट रखी जाती है। इसमें FBR का स्टेक देखने वाली बात है कि FBR का टैक्स रिटर्न्स के लिए स्टेक क्या है। जो प्रैक्टिशनर्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं और FBR वाले, ये तीनों ही लोग ये जानते हैं कि टैक्स रिटर्न्स का इन टाइम का जमा होना FBR का बहुत बड़ा स्टेक नहीं है। उसकी वजह यह है कि टैक्स रिटर्न्स की फाइलिंग के साथ गवर्नमेंट को या FBR को टैक्स का बहुत बड़ा पोर्शन कैश डिपॉजिट की सूरत में जमा नहीं होता, क्योंकि 80-90% टैक्स जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुख्तलिफ सेक्शंस की मद में एट सोर्स जो है जब आप ट्रांजेक्शन पूरे साल में करते हैं तो वो टैक्स एट सोर्स इकट्ठा हो जाता है जो कि मेजर कलेक्शन है FBR की। तो टैक्स रिटर्न सिर्फ एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है, ऐसे ही है कि जैसे आपने ख़त लिख दिया है और इसको पोस्ट करना है, तो पोस्ट करना इन टाइम वो भी ज़रूरी है। तो टैक्स की कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट का या FBR का स्टेक रिटर्न्स के साथ बड़ा मामूली है। और अब देखने वाली बात यह कि जो टैक्स रिटर्न्स फाइल करने वाले हैं, जो अपने प्रैक्टिशनर्स के पास ये टैक्स रिटर्न्स लेके जाते हैं, उनका बिहेवियर क्या है। टैक्स गुजारों की 2 तरह की कैटेगरी है। एक कैटेगरी तो वो है जो कि बहुत पढ़े लिखे, समझदार बिजनेसमैन, ट्रू बिजनेसमैन हैं और टैक्स कवानीन को अडहेयर करते हैं, फॉलो करते हैं, अमल करते हैं और एक ज़िम्मेदार शहरी और एक ज़िम्मेदार बिजनेसमैन है। वो उनके लिए एक प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जो उनके जो वकील हैं, वो ट्रू प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने इंगेज किए हुए, और उनकी टैक्स रिटर्न्स की तैयारी के लिए वो सिर्फ सितंबर का महीना या अगस्त का महीना या अक्टूबर या नवंबर का महीना ही नहीं रखते, वो सारा साल उसके ऊपर मुशावरत और उसके ऊपर बाकायदा से मीटिंग्स करते हैं और अपने अकाउंट्स की फाइनलाइजेशन करते हैं। लेकिन एट लार्ज पब्लिक जो है, जो आम छोटे दुकानदार हैं, उनका बिहेवियर जो है वो एक कैजुअल बिहेवियर फीलिंग्स में आता है। ये ऑब्ज़र्व किया जा सकता है कि आम टैक्स गुजार जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनका टैक्स रिटर्न्स की फाइलिंग में इतना स्टेक नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं है, इतना उनका रवैया कैजुअल है। वो आखिरी डेटों को अपने वकीलों के पास जाते हैं, जैसे कि बिजली का बिल अगर 15 तारीख को जमा होना तो वो कभी भी 14 तारीख को जमा कराने नहीं आते, और आखिर पे 15 तारीख को बैंक के बाहर इतना रश होता है कि उनके कपड़े तक फट जाते हैं, जो कि ऐसा ही होता है। और वकीलों के दफातर में, FBR के दफातर में आखिरी डेटों पे आप देखेंगे रश होता है, और FBR के पोर्टल पे भी आप देखते हैं, जैसा कि अभी भी ये ऑब्ज़र्व किया गया कि आखिरी दिन 1 या 2 दिन में तकरीबन 2 से 2.5 लाख रिटर्न्स 1 या 2 दिन में जमा हुई, जो कि पिछले शायद रिकॉर्ड भी बन गया। इससे पता ये चला कि आखिरी तारीखों पे रिटर्न जमा कराना एक जनरल बिहेवियर है, एक कैजुअल बिहेवियर है, जो कि ख़त्म होना चाहिए।
लेकिन इसका कसूरवार कौन है और ये क्यों हो रहा है ऐसा, इसके ऊपर भी हम अभी बात कर लेते हैं। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि एफबीआर का एक निज़ाम है जिसमें उनका एक स्लोगन था टैक्स फैसिलिटेशन। मौजूदा हुकूमत मौजूदा दौर में कोई टैक्स फैसिलिटेशन नहीं है, पक्की बात है। टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है और टैक्स कलेक्शन है। बिजनेस डेवलपमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करना, इकट्ठा करना और डेवलपमेंट बिजनेस की ना होना, ये भी एक अलमिया है कि टैक्स गुजार से कितना टैक्स लिया जाए और इस टैक्स को वसूल करने के बाद बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कोशिशें की जाएं ताकि अगले साल अगर मैंने 4,000 अरब टैक्स इकट्ठा किया तो अगले साल 6,000 अरब हो। तो अगर मैं बिजनेसमैन से सिर्फ टैक्स ही वसूल करना और उसको निचोड़ना, स्क्वीज़ करना ही मेरा मकसद है, तो यकीनी तौर पे अगले साल अगर बिजनेस मज़ीद डेवलप नहीं होता तो 4,000 नहीं, 6,000 नहीं, बल्कि 3,800-3,500 अरब रुपया इकट्ठा होगा, जो कि हो रहा है। तो दूसरी सिचुएशन जो है वो ये है कि जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है उनकी एक जर्नल फीलिंग डेवलप हो चुकी हुई है। ये एफबीआर तो खैर इसमें स्टेक होल्डर नहीं है, इसमें स्टेक होल्डर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, सॉरी एफबीआर के अलावा गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इसके ऊपर गौर नहीं कर रही कि जो टैक्स कलेक्शन हम कर रहे हैं इसकी यूटिलाइजेशन ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये एक जनरल फीलिंग आवाम में, चूँकि हम टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारे पास जनरल पब्लिक अपनी टैक्स रिटर्न्स की तैयारी के लिए आती है जो कि मिलियंस ऑफ रुपीज़ टैक्स पे करते हैं, तो उनकी फीलिंग ये है कि इन रिटर्न जो एक फलाही या मदीना की रियासत कह लें, जो चले मदीना की रियासत ना भी कहें, जो तरक्की पजीर तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है या जिन सिविलाइज कंट्रीज़ में टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तो टैक्स जो है वो आवाम पर लगाया जाता है और वो विजिबल होता है कि आवाम की फलाह के ये मंसूबे हैं और ये लोगों पे पैसा इन रिटर्न इन प्रोपोर्शनेट खर्च हो रहा है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर 4,000 अरब रुपये टैक्स इकट्ठा होता है तो सोचने वाली बात है कि क्या 4,000 अरब रुपये वहाँ पे लगते हैं? बिल्कुल नहीं। चलें 1,000 अरब रुपये अगर आप खर्च कर लेते हैं निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए, तनख्वाहों के लिए, पेंशन्स के लिए, तो बाकी का 3,000 अरब रुपया अगर आप उसके लिए ये इनके जी वो डेट सर्विसिंग और फौज पे लग जाता है, तो ये जुमला बहुत ख़तरनाक और ये अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। और अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 3,000 अरब रुपया अवाम के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है जिसको वो शायद जनरल परसेप्शन है कि वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ये होता रहेगा तो बिज़नेस की कैपेसिटी और बिज़नेस का टैक्स पे करना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा, बढ़ेगा नहीं। आप कुछ कवानीन बना के ज़बरदस्ती लोगों से टैक्स तो ले सकते हैं, लेकिन उन टैक्सों को वसूल करने के बाद उनकी मज़ीद पेइंग कैपेसिटी कम हो जाती है। टैक्स रिटर्न्स की डेट की हम बात कर रहे हैं, तो टैक्स रिटर्न्स की जो डेट पिछले सालों में आप बढ़ाते रहे तो उसमें 2 लोग कसूरवार हैं, बल्कि तीनों ही कसूरवार हैं। टैक्स गुजार कैजुअल बिहेवियर की वजह से कसूरवार हैं। टैक्स प्रैक्टिशनर्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे सो कॉल्ड लीडरान हैं और उनकी एसोसिएशंस का सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में एक ही मकसद है कि आप टैक्स के गोशवारों की डेट बढ़ाएं। तो वो जब कभी भी एक बुके लेके या कैमरामैन लेके एफबीआर के दफ्तर में जाते हैं तो कुछ मेंबरान के साथ बुके पकड़ाते हुए तस्वीरें या शील्डें पकड़ाते हुए तस्वीरें उतरवाते हैं और साथ ही खुशखबरी सुनाते हैं कि जनाब हमने आपके लिए 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने की डेट एक्सटेंड करवा ली। और ये सिलसिला वक्तन फ़वक्तन चलता रहा। तो उससे ये हुआ कि लोग भी एक कैजुअल बिहेवियर के आदी हो गए और उन्होंने टैक्स रिटर्न जो हैं वो लेट जमा करानी शुरू कर दी। ये उन सालों में होता रहा जब डेट एक्सटेंड होनी नहीं चाहिए थी। अब जबकि सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली डेट बढ़नी चाहिए, और इसलिए बढ़नी चाहिए कि 2 चीज़ें ऐसी मुल्क में इस वक्त हुई हैं जिसकी वजह से जो टाइम अलाउ किया गया है टैक्स रिटर्न के फाइल करने का वो एक गैर हकीकी और गैर मंतकी डेट है। मिसाल के तौर पे 30 सितंबर या 8 दिसंबर ये टैक्स रिटर्न की तैयारी के लिए काफ़ी डेट नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि एक तो जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड सीरियसली एक पेंडेमिक कोविड-19 मौजूद है जिसमें लोगों के साथ बिलमुशाफा 1 to 1 या हजूम की सूरत में इंटरेक्शन जो है वो इस पेंडेमिक के फैलाव का बायस है। तो पूरी दुनिया में हुकूमतें पैसा बांट रही हैं, इंस्टीट्यूशंस को ऑनलाइन कर रही हैं या इस तरह के मामला कर रहे हैं,
तो हमारी पाकिस्तानी हुकूमत को ये चाहिए था कि एफबीआर को डायरेक्शन देते कि आप इसकी टैक्स रिटर्न जो हैं जिसमें बहुत हैवीली कोई हमारा स्टेक नहीं है और एक बड़ी वजह मौजूद है कि इस डेट को एक्सटेंड किया जाए, तो इसको कोविड-19 के हवाले से डेट एक्सटेंड होनी चाहिए थी। और ये एक बड़ी जेन्युइन रीज़न है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि बहुत सारे टैक्स गुजार खुद उन या उनके कोई फैमिली मेम्बर्स और इसी तरह से टैक्स प्रैक्टिशनर जो इन टैक्स लोगों की टैक्स रिटर्न तैयार करते हैं वो खुद या उनके दफातर में उनके असिस्टेंट, उनके जो कोलीग्स हैं वो बीमार हो गए हैं। खुद एफबीआर के महकमे के अंदर जो है वो इसके बड़े प्रॉब्लम्स हैं और वहाँ पे बाद आरटीओज़ सीआरटीओज़ जो हैं वो बाकायदा से बंद किए गए हैं, सील किए गए हैं। तो ये एक बड़ी जेन्युइन रीज़न थी कि इसको डेट को एक्सटेंड करके लोगों को फैसिलिटेट किया जाता। लेकिन जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि फैसिलिटेशन जो है वो मफकूद है, इस वक्त जो प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। सेकेंडली ये हुआ कि आप गौर करेंगे जो लोग प्रैक्टिशनर और टैक्स को समझते हैं और ख़ुद एफबीआर वाले भी, उनको पता है कि 1991 में हमारा एक नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया था एफबीआर में टैक्स कवानीन में अमेंडमेंट के ज़रिए कि जो लोग इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, पेट्रोल पंप वाले, कमीशन एजेंट्स और इस तरह से मुख्तलिफ हमारे कैटेगरीज ऑफ बिज़नेस हैं, उनमें कुछ टैक्स रेट्स को बढ़ाकर ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लगा दिया गया और ये कहा गया कि इन ट्रांजैक्शन पे या इस नेचर बिज़नेस पे जो टैक्स एट सोर्स कट गया है, इसमें हुकूमत का या एफबीआर का टैक्स गुजार के साथ कोई कन्फ्रंटेशन या लिटिगेशन नहीं है। जो टैक्स कट गया ये फाइनल टैक्स लायबिलिटी है। आप सिंपली एक फिगर अपनी टैक्स रिटर्न में डालें कि मेरा ये फलां ट्रांजेक्शन हुआ और इस पर इतना टैक्स कटा है एंड योर टैक्स रिटर्न ऑब्लिगेशन इज़ ओवर। ये कानून 1991 से लेके ये कानून चला है 30 जून 2019 तक। 30 जून 2020 के लिए ये कानून की सिचुएशन जो है वो ये चेंज हो गई है कि मिसाल के तौर पे अगर 1 करोड़ रुपए का कोई इंपोर्ट करे तो उसका टैक्स कटता है 6 लाख रुपए। तो 1 करोड़ की इंपोर्ट पे 6% टैक्स 6 लाख रुपए कटने के बाद उस साहब को ये कहा जाता है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न तैयार कीजिए और ये टैक्स रिटर्न के ऊपर जो आपकी इनकम बनती है उसके मुताबिक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। अब वो टैक्स गुजार ये करते हैं कि कहते हैं जी ठीक है, मेरी 1 करोड़ रुपये की इंपोर्ट हुई है जिसके ऊपर मेरी जो अखराजात, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स और अखराजात को निकालने के बाद मेरी इनकम आई है 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की इनकम पे मेरा टैक्स बनता है तकरीबन 50,000 रुपये। तो उसमें कानून क्या बना दिया इन्होंने? वह कानून ये बना दिया कि नहीं जनाब, आपकी 1 करोड़ रुपये की जो ट्रांजैक्शन हुई है उस पर आपकी इनकम पे 10 लाख रुपए इनकम पे टैक्स 50,000 बना है, लेकिन चूंकि 6 लाख रुपया हम आपका इंपोर्ट स्टेज पे ले चुके हैं तो ये 6 लाख अब हमारा है। ये मिनिमम टैक्स है। आप ये समझे कि कम से कम ये टैक्स 6 लाख ही है। लेकिन अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा हो और आपकी इनकम पे टैक्स बने 12 लाख रुपए, तो फिर आप ऐसा कीजिए, ये 6 लाख जो काटा है ये कम है, आप ऐसा कीजिए कि इसके अलावा आप हमें मज़ीद टैक्स जमा कराएं। तो ये एक मिनिमम टैक्स की कैटेगरी बना दी। अच्छा, टैक्स रिटर्न की तैयारी के लिए प्रैक्टिशनर और टैक्स गुजार का इसमें तल्लक क्या है? तल्लक ये है कि जब टैक्स रिटर्न्स की तैयारी ऐसे केसेस में करनी है तो आपको इन कैटेगरीज के साथ उनके बाकायदा से अकाउंट्स, उनके ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स, उनकी डिटेल्स, लेजर्स, बैंक स्टेटमेंट्स, उनका कंप्लीट अकाउंट जो है उसका एक तरह से आपने सेमी ऑडिट भी करना है और आपने एक प्रैक्टिशनर उसकी टैक्स रिटर्न तैयार करने से पहले तमाम अवामल जिसमें बाकायदा से सेल टैक्स के साथ उसकी रिकन्सिलेशंस भी हैं वो बनानी है। और ये काम इतना कुंबरसम है, इतना लेंथी है कि ये जो डेट्स इसके लिए अनाउंस की गई हैं वो गैर हकीकी हैं। लेकिन अगर आप ये डेट्स नहीं बढ़ाते और आप रिटर्न्स को इन टाइम करने के लिए दबाव डालते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि आपकी ये जो अकाउंट्स की रिकन्सिलेशंस नहीं होंगी तो रिटर्न्स गलत फाइल होंगी, गलत फिगर्स के साथ होंगी, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट टैक्स रिटर्न्स फाइल होंगी। इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट टैक्स रिटर्न्स का जो रेप्रिकेशंस या जो नतीजा है वो बड़ा भयानक है। वो भयानक टैक्स गुजार के लिए है और उसमें लिटिगेशन, कन्फर्टेशन और बहुत बड़ी करप्शन के चांसेस हैं। ख्वाजा साहब, इनकम टैक्स गोशवारा में जो कानूनी गलतियां थीं उन्हें दूर करने के लिए टैक्स बार की तरफ से कई खतूत लिखे गए एफबीआर को, लेकिन वो गलतियां दूर नहीं की गईं और तारीख में भी तोसी नहीं की गई। क्या इस दफ़ा एफबीआर ने जुडिशरी का किरदार अदा करने का फैसला तो नहीं कर लिया कि पेनल्टीज़ का पेंडोरा बॉक्स इस दफ़ा फिर खुलेगा?
आप क्या समझते हैं? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि टैक्स रिटर्न्स की डेट सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली बढ़नी चाहिए थी, तो इसकी वजूहत जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि कोविड-19 है, बहुत बड़ी वजह है और एक बड़ी रीज़नेबल वजह है, जो कि पिछले सालों में नहीं थी ये वजह, और आप इसमें 6-6 महीने डेट बढ़ाते रहे। और जब डेट बढ़ाने का टाइम आया तो जो डेट बढ़वाने के लिए हमारे लीडरान किरदार अदा करते थे वो हाथ खड़े कर गए, और जब काम करने का वक्त आया तो उन्होंने हार मान ली, और वो ये अपनी जो इंसिस्ट ना कर सके इसके लिए वो अपना कोई खातर केस प्लीड नहीं कर सके। और इसके अलावा ये पढ़ी लिखी और तयशुदा बात है कि जिस तरह से टैक्स गुजार का बिहेवियर कैजुअल है, इसी तरह से टैक्स रिटर्न्स वसूल करने में एफबीआर का बिहेवियर बड़ा ही नॉन कोऑपरेटिव और बड़ा ही कैजुअल सा बिहेवियर है। वो कैसे? पहले ये देखिए कि टैक्स रिटर्न्स जो हैं बजट आने के बाद, बजट के पास होने के बाद 1 जुलाई से सबमिट होने के काबिल हो जाती हैं, मगर आफरीन है 31 अगस्त तक तो टैक्स रिटर्न्स के जो फाइलेबल टैक्स रिटर्न जो है वो 31 अगस्त या सितंबर के शुरू के दिनों तक भी मैसर नहीं होती। चाहे जाए कि उन टैक्स रिटर्न्स के अंदर इतनी वो फॉल्टी रिटर्न्स होती हैं, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए होते हैं कि एफबीआर ने, अगर कोई लोग इसको गौर से टैक्स रिटर्न्स, आम टैक्स गुजार तो देखता ही नहीं है, वो वकील के पास आता है और वो अपनी फिगरें दे के चले जाते हैं। अब टैक्स रिटर्न्स जो पुरानी थी 1979 के ऑर्डिनेंस के तहत और ये जो नई रिटर्न्स बनाई गई हैं, अब देखेंगे वो डजन्स ऑफ पेजेस की रिटर्न्स हैं, उसमें हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स हैं, जिन कॉलम्स की एक दूसरे कॉलम्स के साथ कंसोनेंस या रिकन्सिलिएशन मौजूद है। और ये टैक्स रिटर्न्स अगर कोई बिल्कुल ठीक भर ले तो समझ ले वो एटम बम का फार्मूला उसको पता है। बहुत सारे टैक्स प्रोफेशनल्स यकीनन इसके लिए हाथ पांव मारते रहते हैं, उनका एफबीआर के साथ झगड़ा भी होता रहता है, कन्फ्रंटेशन होती रहती है, और वो पॉइंट आउट करते रहते हैं कि भाईजान ये जो आपने टैक्स रिटर्न्स बनाई हैं, इसके जो कॉलम्स बनाए हैं और इसके अंदर जो आपने फार्मूलाज लगा दिए हैं, आप एक्चुअली खुद एक तरह से सिर्फ टैक्स कलेक्टर नहीं है, आप टैक्स रिटर्न्स के सबमिशन की बात नहीं कर रहे, आपने एक्चुअली उसकी असेसमेंट और उसको एक तरह से इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है खुद से तय करनी शुरू कर दी है। जबकि कोर्ट्स कई दफ़ा कह चुकी हैं कि जो असेसिंग अफसर है, जो टैक्स रिटर्न लेने वाला क्लर्क है या सिस्टम है, वो इंटरप्रेटर ऑफ लॉ नहीं है। इंटरप्रिटेशन का जो इशू है बाद में तय होगा। आप उनको फिगर सबमिट करने की परमिशन दीजिए, वो टैक्स रिटर्न्स दे दें तो आप डिस्कार्डेड भी करते हैं, और आपके पास जो सेक्शंस हैं 122(5), 122(5)A, 21L, 21C, ये तो बेशुमार सेक्शन 174(2) है, आपके पास बेशुमार सेक्शंस मौजूद हैं जिनको आप अप्लाई करते ही रहते हैं। और मज़े की बात यह कि जो लोग ये सेक्शंस अप्लाई करते हैं तो उनमें में जो बहुत ज़्यादा समझदार और जो जितना अक्लमंद और जो माशाल्लाह हमारे मुआशरे में जो जितना पढ़ा लिखा और अक्लमंद है, वो अपने काम की पूरी कीमत वसूल करता है। इस मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टैक्स सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। इस टैक्स सिस्टम के बेनिफिशरी कौन लोग हैं? यकीनी तौर पे टैक्स प्रैक्टिशनर्स और एफबीआर वाले, ये दोनों ही इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं और अच्छे खासे बेनिफिशरी हैं। टैक्स रिटर्न्स की अगर आप डेट नहीं बढ़ाते तो क्या होगा? गलत टैक्स रिटर्न्स आएंगी, लिटिगेशन बढ़ेगी, कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी और करप्शन बढ़ेगी। लेकिन क्या ये एफबीआर का मतमा नज़र है? क्या एफबीआर के पास इतनी बड़ी मशीनरी और इतना बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है? उनके पास तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसकी वजह यह कि पिछले चंद सालों में जो इन्होंने केसेस ऑडिट के लिए सेक्शन 214D में सेलेक्ट किए थे, वो खुद से इन्होंने 214E में ड्रॉप कर दिए। 214E का सेक्शन बनाया इन्होंने बकायदा, तो वो केसेस ड्रॉप कर दिए क्योंकि इनके पास इतना काम करने की गुंजाइश नहीं थी। अब अगर 10 से 12 लाख टैक्स रिटर्न्स कम आती हैं तो क्या एफबीआर के पास इतनी गुंजाइश है? आप जज्बाती हो के मत या गुस्से से मत ये सोचें कि नहीं नहीं ये हमारा काम है। आप कौन होते हैं भाई? हम भी स्टेक होल्डर हैं। यकीनी तौर पे इससे काम का बोझ बढ़ेगा, लिटिगेशन बढ़ेगी, कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी, और मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त चाहता हूँ, कोलैटरल डैमेज होगा। और कोलैटरल डैमेज में टैक्स पेयर का फेथ आप पे नहीं रहेगा, और आप तो पहले से ही लूज़र हैं फेथ गेन करने में। तो बोर्ड में जो लोग बैठे हुए, इवन के हमारे चेयरमैन साहब को आप देख लीजिए, तो वो इनलैंड रेवेन्यू से नहीं है, उनका स्टेक नहीं है सच टैक्स रिटर्न्स के हवाले से। जो पुराने चेयरमैन साहब थे
वो टैक्स रिटर्न का टारगेट पूरा कराने के लिए बड़ी हाथ पाँव मारते रहे, बड़ी कोशिश करते रहे, बड़ी एफर्ट्स की उन लोगों ने। लेकिन जो मौजूदा रजीम है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो, मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि तरीक़ाकार की बात कर रहा हूँ कि हमें ज़्यादा इससे बेहतर हम कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि लोगों का रवैया बड़ा कैजुअल था और ये बहुत आदी हो गए हैं डेट एक्सटेंड करवाने के, चलें, ये बात आपकी बड़ी मुनासिब है, लेकिन इसके साथ ये भी देखें कि इस सारे रवैये का, ये सारे सिस्टम की ख़राबी का ज़िम्मेदार FBR ख़ुद है। और साथ ही साथ FBR ने इस रवैये या इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सिर्फ डेट नहीं बढ़ाई, लेकिन इसके साथ जो बाकी करने वाले काम थे, फैसिलिटेशन करने वाली बात थी, सेमिनार्स करने वाली बात थी, या टैक्स रिटर्न्स में जो फॉल्ट्स हैं, जो गलतियां हैं, जो फार्मूलाज लगे हुए हैं, इन करेक्शंस हैं, इन करेक्शंस तो इतनी हैं कि हर दूसरा वकील परेशान बैठा हुआ है टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। उसमें कई बार्स ने बड़ी तफसीली लेटर लिख के भेजी हैं बोर्ड को कि जनाब आपकी वर्किंग्स जो आपने फार्मूला लगाए हुए वो गलत हैं। टैक्स गुजार का जहाँ पे टैक्स नहीं बनता उनको मिलियंस ऑफ रुपीज़ के टैक्स की वर्किंग निकल रही है कि इतने लाख रुपए जमा कराओ, तो वो कैसे रिटर्न जमा करवाएगा। मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन टोटली गलत हैं। इवन के जो इंटरेस्ट इनकम के ऊपर जो टैक्स का रेट 5 लाख रुपए के दरमियान जो है वो 5 लाख रुपए तक जो है वो 10% है, लेकिन टैक्स रिटर्न में उसका कॉलम ही नहीं है। कई टैक्स रिटर्न के कॉलम जो आपने आखिरी डेट को जाके करेक्शन किए, सो मच सो आपने 8 दिसंबर को टैक्स रिटर्न की डेट ख़त्म होने के बाद एक नई टैक्स रिटर्न जारी कर दी है कि जिन मैन्युफैक्चरर्स या कारखानादार लोगों की टोटल सेल्स 5 करोड़ रुपए तक के है वो टैक्स रिटर्न ये वाली जमा कराएं। और वो कब जो रिटर्न इशू की है, 9 दिसंबर को एक SRO के तहत टैक्स रिटर्न सबमिट होने के बाद। देयर मे बी और देयर मे नॉट बी सर्टन एक्सप्लेनेशंस, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में आना चाहिए कि अगर इस मुल्क में निज़ाम चलाना है तो उस हर किस्म के कारोबार के लिए पैसा चाहिए, और हर किस्म के हुकूमत के हर किस्म के कारोबार के लिए पैसा चाहिए, और पैसा इकट्ठा करने का सबसे बड़ा सोर्स टैक्स है। और टैक्स एक ऐसा काम है जो मेरा मानना है कि वज़ू करके करना चाहिए। ये वो काम है जिसने दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों की तकदीर बदल दी। जिन ममालिक में टैक्स प्रॉपर और बेहतर तरीके से कलेक्ट हुआ, जिन ममालिक में टैक्स बेहतर तरीके से कलेक्ट होने के बाद बेहतर तरीके से और हाईली स्किल्ड लोगों के ज़रिए अवाम पर खर्च किया गया, प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए, तालीमात और दूसरी इन्वेंशंस की गई, इन टैक्स के पैसों से इदारे बनाए गए और इन इदारों में तरक्याती काम हुए, वो मुल्क पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में ये दोनों काम नहीं है। ना पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन ठीक है, ना पाकिस्तान में टैक्स के कलेक्ट किए हुए पैसे का इस्तेमाल ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, इस्लाहात की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इस्लाहात जो हैं वो टैक्स के निज़ाम में होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितनी भी तरक्की है वो मज़हब की वजह से नहीं है, किसी फ़िलासफ़र की वजह से नहीं है। पूरी दुनिया में तरक्की, इन्वेंशंस, इजादात, SOPs, ज़िंदगी के जो मॉडल्स हैं वो सारे के सारे टैक्स के मरहूने मिन्नत हैं। अगर आप टैक्स को गौर से पढ़ेंगे कि टैक्स क्या करता है, तो टैक्स वो काम करता है जिसको हम कहते हैं इज्तिमाइयत। वो तमाम लोगों को एक इज्तिमाइयत पे ले आता है, कलेक्शन में भी और अखराजात के हवाले से भी। ये काम मज़हब भी करता है, लेकिन मज़हब शायद इतना किरदार नहीं अदा कर सका जितना टैक्स ने किया। टैक्स एक ऐसा सेगमेंट है जिसके ऊपर बेतहाशा कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है। कोलेटरल डैमेज, जैसे मैंने अर्ज़ किया, बोर्ड का अपना भी कोलेटरल डैमेज होगा टैक्स रिटर्न की डेट ना बढ़ाने से। लेकिन यहाँ पे जो जितना समझदार है वो अपने आप को अक्ल-ए-कुल समझता है। मैं अक्ल-ए-कुल नहीं हूँ, मैं ये एक छोटा सा प्रैक्टिशनर हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। यकीनी तौर पे मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मुझे 3 दहाइयों से टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ मैं, तो मेरी बात सुनी जानी चाहिए और इसके ऊपर बाकायदा से गौर होना चाहिए, क्योंकि मैं मुल्क के लिए बात कर रहा हूँ। तो जो मुल्क के अक्सर में ठेकेदार हैं उनको भी ये बातें सोचनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ख्वाजा साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, हुकूमत एक तरफ है, अपोजिशन दूसरी तरफ, दरमियान में कोरोना,
अगर इनकम टैक्स घोषणा की तारीख के बाद देखा जाए तो FBR एक तरफ है, दूसरी तरफ ताजर, लेकिन बीच में फिर कोरोना। आप किस तरह देख रहे हैं? जाते जाते मैं एक बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि मैं कई टैक्स गुजारों से ये बात करता हूँ कि माजी में आपने कई दहाइयों में ये फील किया होगा कि लोग बिलियनर, करोड़पति हुए हैं इस मुल्क में, टैक्स गुजार और नॉन टैक्स गुजार दोनों ही, और करोड़ों रुपए या अरबोपति होने के बावजूद उन्होंने नेशनल एक्सचेकर ख़जाने में कोई टैक्स कंट्रीब्यूट नहीं किया। टैक्स एक्चुअली इज़ ए कंट्रीब्यूशन। टैक्स का लफ्ज़ जो है ना वो थोड़ा ज़रा पिंच करता है, लेकिन इसको अगर आप कंट्रीब्यूटर या कंट्रीब्यूशन कहें तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ मुआशी फ्रंट पे हुआ है अभी, फिस्कल मैटर्स के हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं, तो उन इक़दाम से ये बात यहाँ है कि अभी और आने वाले वक्तों में आप करोड़ोंपति, अरबोंपति नहीं होंगे जब तक आप ख़जाने में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। बगैर टैक्स दिए अब आप अमीर होने वाले नहीं हैं। तो सिस्टम, अकाउंट्स, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट्स, बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसों की ज़रूरत है ताकि मुल्क वाकई आगे बढ़े और टैक्स का निज़ाम और उसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर बनने चाहिए, अकाउंटिंग मेथड तय होने चाहिए, बिज़नेस करने के प्रोसीजर चेंज होने चाहिए, जो कि इनएविटेबल होके रहेगा, होना है। इसके लिए बेहतर ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसमें दखल अंदाजी करें और इसके ऊपर बाकायदा डिबेट करें, और क्योंकि मुल्क की जो बका है और मुल्क की जो तरक्की है वो टैक्स के निज़ाम की इस्लाहात और सही टैक्स की कलेक्शन और टैक्स के सही इस्तेमाल के लिए बड़े ज़रूरी है कि इसी से ये आप अपने टारगेट्स और अपने जो आपके ज़हन में हैं, मुझे इसमें शक नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोशिश मज़ीद भी करेंगे। उनकी डायरेक्शंस ठीक होनी चाहिए। वो अक्ल कुल नहीं है, वो लोगों की बात सुने, उसके ऊपर मंसूबे लें, उनसे उनके टिप्स लें, और उनमें जो वर्केबल टिप्स हैं, वर्केबल मंसूबे हैं, उनके ऊपर अमल करना चाहिए, जिससे बिज़नेस की डेवलपमेंट भी हो, लोग हर्ट भी नहीं हो और टैक्स भी प्रॉपर कलेक्ट हो। और वो उसका एक ही तरीका है कि आप अपने अखराजात में ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ और आवाम से पैसे स्नैचिंग नहीं, टैक्स ये उनको मत ऑब्ज़र्व करवाएं कि आपसे पैसे टैक्स की सूरत में स्नैच किए जा रहे हैं। ये बल्कि साबित करें कि भाई ये पैसे जो आपसे लिए जा रहे हैं आपके लिए डेवलपमेंट की जा रही है, आपके लिए बेहतर मौके पैदा किए जा रहे हैं, आपका बिज़नेस इससे मज़ीद ग्रो करेगा। तो ये होना चाहिए। तो हर बंदा अपनी माजी का ज़िम्मेदार होता है। तो माजी प्राइम मिनिस्टर साहब का गुजर गया, जो कुछ भी आप सुनते हैं स्लोगन्स या उनके ख़िलाफ़ नारे सुनते हैं वो उनके माजी के हवाले से हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और इसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अय्यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।